क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 सबने पढ़ लिया होगा। उसमें उन्होंने क्या कहा है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 15 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड दिस ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल इन द ओरिएंटेशन प्लेन्स। देखो अब आपका मान लो क्यूब दिया, मैं डायग्राम बना के बता रही हूँ, हालांकि 3D में आप इमेजिन करना, ठीक है। अब ये प्लेन क्यूब हो गया, सपोज इसको क्यूब मान लो। अब ये एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन थी, आई कैप। पिछले वाले क्वेश्चन में एक्स एक्सिस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी थी आई कैप डायरेक्शन में, लेकिन इसके अंदर कोई भी चार्ज प्लेस नहीं है। अगर आपसे वो ये कहते हैं कि क्यूब के सेंटर में चार्ज प्लेस है या क्यूब के अंदर कहीं भी है, तो चार्ज तो इसमें दिया ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं से भी फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं एक्स डायरेक्शन में, और उसमें आपने इस क्यूब को फिक्स कर दिया, ठीक। तो क्या मतलब हुआ, जितनी फील्ड लाइन इस वाले प्लेन से परपेंडिकुलर एंटर करेंगी, कि इसी में तो एंटर करेंगी, क्योंकि जब आप ऐसे रखते हो प्लेन तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर पैरेलल होगा, तभी तो फ्लक्स होगी ई डॉट डी एस, क्योंकि इन दोनों के बीच में जब ये पैरेलल होंगे तब फ्लक्स आएगी, कॉस जीरो होगा या कोई एंगल हो। लेकिन इसमें चार्ज नहीं है। जितनी फील्ड लाइन, बहुत ध्यान से समझना, एक फेस से एंटर कर रही है, दूसरे फेस को वो छोड़ेंगी भी तो, आगे ऐसे जाएंगी, वे इस फेस को छोड़ देंगी। ये देखो, तो फील्ड लाइन एक तरफ से एंटर कर रही है, दूसरे सरफेस से छोड़ रही है, तो इसके लिए तो नेगेटिव इनवर्ड फ्लक्स हो गई क्योंकि इनवर्ड है, और इससे निकल रही है आउटवर्ड। समझ रहे हो? तो सामने के जो दो पैरेलल फेसेस हैं, हम पहली चीज तो ये समझो, क्वेश्चन नंबर 15 में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसी का कंसर्न है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस थी, तो एक्स एक्सिस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ले ली ई आई। अब इसके अंदर आपने एक क्यूब रख दिया, कोई भी ज्योमेट्री रख दो, ठीक। तो भाई देखो, बाकी प्लेन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ही नहीं होगा, केवल इस वाले फेस पे होगा जो इसका एरिया वेक्टर इसके पैरेलल है, या सामने वाला इसका फेस ये क्यूब हो गया हमारा, ये क्यूब हो गया सपोज। तो जितनी फ्लक्स इससे एंटर करेगी उतनी ही इसको छोड़ेगी, तो टोटल फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स हमेशा नेगेटिव लेते हैं, आउटवर्ड फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव। स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल जीरो फ्लक्स हो गई, नेट फ्लक्स कितनी हुई, जीरो। इसको बहुत ध्यान से समझना भाई। देखो, ऊपर या नीचे तो कोई फ्लक्स निकलेगी ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये प्लेन का एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा। भाई ऐसे प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा, और ई डॉट डी एस, ई तुम्हारा आई एक्सिस में है, और एरिया वेक्टर अगर परपेंडिकुलर गया तो ई डॉट डी एस यानी ई डी एस कॉस 90 जीरो। सिमिलरली ये मेरे सामने वाला और इसके पीछे वाला क्यूब, वो भी कॉस 90 बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्स वाई जेड में से केवल एक ही प्लेन तो पैरेलल होगा, जो एरिया वेक्टर के साथ होगा, एरिया वेक्टर होगा वो एक ही में पैरेलल होगा, मतलब दोनों आपस में ई इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो यहाँ दिमाग में ये रखना है कि जितनी फ्लक्स या फील्ड एंटर करेगी सामने से, उतनी उसको छोड़ के निकल जाएगी। अब जैसे ये लो, इसको क्यूब मान लो, चलो क्यूबिकल स्केलेटन ले लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा हुआ मैंने, तो फील्ड लाइन इधर से एंटर हुई और इधर निकल गई, तो इसके अंदर फ्लक्स कहाँ बचा, जितनी फील्ड लाइन एंटर हुई उतनी पास कर गई, तो नेट फ्लक्स कितना हुआ, जीरो। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि इससे नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया जितनी निकली, एरिया वेक्टर एंटर हुई उतनी निकल गई, तो एंटरिंग द फ्लक्स और लीविंग द फ्लक्स, एंटरिंग द फ्लक्स नेगेटिव लेते हैं, लीविंग द फ्लक्स पॉजिटिव। आप आगे समझ में? तो नेट फ्लक्स जीरो हो गया। हाँ, फ्लक्स कब आता,
जब इसके अंदर आप चार्ज रखते तो वो चारों तरफ से ऐसे फ्लक्स फील्ड लाइन निकलती, तो हमारा कितना आता अकॉर्डिंग टू गॉस Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बात समझ गए? टोटल फ्लक्स कितना निकलता है किसी भी ज्योमेट्री से? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ चार्ज नहीं है, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर चार्ज जीरो तो फ्लक्स जीरो। बात समझ में आ गई? या ऐसे भी कह सकते हो जितनी फ्लक्स एंटर कर रही है उतनी फ्लक्स आगे वाले फेस को छोड़ रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ? जीरो। क्लियर हो गया कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट देखो। पढ़ लो आप लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स indicates that the net outward flux through the surface of the box is this। यानी एक बॉक्स है जिससे आउटवर्ड फ्लक्स आपको दिया है। फर्स्ट पार्ट उन्होंने कहा है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, करेक्ट। सेकेंड पार्ट क्या कहा है? इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर जीरो could you conclude that there were no charges inside the box? Why or why not? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो भाई इसका फ्लक्स लिखो। फर्स्ट पार्ट ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इनको बहुत ध्यान से समझना। फर्स्ट पार्ट का फ्लक्स कितना दिया है? 8 × 10⁻⁷ कूलम मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, या कूलम पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और आपसे इन्होंने कहा है व्हाट इज द नेट चार्ज, क्यों पूछा गया है? तो देखो एक बात सुनो, बॉक्स क्या है? एक क्यूबॉइड या क्यूब है, उसके अंदर चार्ज है। जब चार्ज है तो टोटल फ्लक्स निकलेगा, कितना आएगा भाई? टोटल फ्लक्स दिया हुआ है, हाँ, अकॉर्डिंग टू गॉस Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो भाई देखो ये तो अपने आप कैलकुलेट कर लेना, Q कितना आएगा? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स पाई ई। अब एप्सिलॉन नॉट हुआ 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 8 इंटू 10⁻⁷। अब मल्टीप्लाई कर लेना और माइक्रो कूलम में या कूलम में इसको लिख लेना कितना कूलम चार्ज है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आप सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट उन्होंने कहा है, सेकेंड पार्ट बहुत अच्छा है। सेकेंड उन्होंने कहा इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर जीरो, यानी जितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, जैसे फर्स्ट पार्ट में तो इतना आ रहा था, कितना है वो सामने आपके, उससे हमने क्यू निकाल लिया। अब सेकेंड पार्ट वो क्या कह रहे हैं कि उससे कोई फ्लक्स बाहर नहीं आ रहा है। तो देखो मान लो कोई भी ज्योमेट्री है, क्यूब है या क्यूबॉइड है, कुछ भी है, क्यूबॉइड है। अब इससे जो फ्लक्स बाहर आ रहा है वो जीरो है, तो भाई फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब चार्ज जीरो हो सकता है, पहली चीज, ठीक। या अंदर दो चार्ज रखे हैं, एक दो से ज्यादा, उनका टोटल जीरो है। अब जैसे इसके अंदर आप डाइपोल रख दो, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, प्लस Q एंड माइनस Q, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज रख दिया। अब चार्ज तो अंदर प्लेस है, आप ये नहीं कह सकते हो चार्ज जीरो, लेकिन अगर सिग्मा Q निकालोगे तो जीरो, समझ रहे हो? तो फ्लक्स किस कंडीशन में जीरो होती है? E डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो? 90 डिग्री या 270 डिग्री। तो E डी एस कॉस 90 या E डी एस कॉस 270, उस क्लास के केस में फ्लक्स जीरो होगा। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यही नहीं, यहाँ तो उन्होंने क्यूब के अंदर चार्ज रखा है, उससे फ्लक्स बाहर आ रही। फर्स्ट पार्ट में तो आपने कैलकुलेट कर ली, सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा कि अगर फ्लक्स जीरो है बाहर, तो क्या इसका मतलब ये नेसेसरी है कि चार्ज जीरो होगा? तो जरूरी नहीं है। सिग्मा Q जीरो होगा ये जरूरी है। नेसेसरी है क्या है कि या तो चार्ज जीरो है अंदर, या फिर अगर कई सारे चार्जेस हैं तो उनका एल्जेब्रिक सम जीरो है।
जितना पॉजिटिव चार्ज अंदर है उतना ही नेगेटिव अंदर है, तब हमारी कोई भी फ्लक्स बाहर नहीं आएगी। बात समझ गए? तो इसमें क्या लिखोगे आप? Q मे बी जीरो, सिग्मा Q मस्ट बी जीरो। ठीक, Q भी हो सकता है जीरो, लेकिन एल्जेब्रिक सम ऑफ Q मस्ट बी जीरो। जैसा मैंने बता दिया ना, इसके अंदर डाइपोल रख दो, अब आपको एक भी फील्ड लाइन बाहर नहीं निकलेगी, एक भी फ्लक्स बाहर नहीं आएगी, क्योंकि जितनी पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी सब नेगेटिव में जंप कर जाएंगी। और अंदर सिग्मा Q जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फ्लक्स जीरो, फील्ड लाइन जीरो। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आ चुका बोर्ड में। देखो ये इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में फ्लक्स के आते हैं। हाँ, एज इट इज कॉपी नहीं करते हैं वो, पहले तो देते थे कि पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का उतारते थे, अब वो जरा सा वेरिएशन करते हैं, ठीक है, ताकि बच्चा रटे नहीं, अंडरस्टैंड करे। तो एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा बहुत डिबेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, पढ़ो फिर मैं बताऊं। क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कहता है? अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इन इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर? ठीक, अच्छा हिंट तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो अब अगर आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को भी भूल जाओ, मैं एक दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ। ये सेंटर है, उन्होंने कहा क्यू चार्ज रखा है, ठीक, और नीचे उन्होंने ऐसे आर्क बना दिया, ऐसे आर्क इतना, और आपसे कहा इतनी, इससे कितनी फ्लक्स पास होगी। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? और इसकी उन्होंने रेडियस भी दे दी भाई आपको, आर्क की रेडियस, या सपोज रेडियस नहीं दिया, उन्होंने कहा इसका डिस्टेंस यहाँ से बेस से, तो रेडियस से सीधी सी बात है। जब भी आर्क बना हो, आर्क, ठीक है, और चार्ज सेंटर पे रखा हो, तो इमीडिएटली क्या करो? गॉसियन सरफेस बनाओ, क्योंकि जब तक आप गॉसियन सरफेस नहीं बनाओगे आप फ्लक्स नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। और गॉस ने भी कहा कि जब तक आप उसको एनक्लोज नहीं करोगे चार्ज को, आप फ्लक्स नहीं निकाल सकते। और ये कितना हुआ? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो पूरी ज्योमेट्री से फ्लक्स कितना बाहर आया? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपसे इतने से पूछा है, इतने हिस्से से, तो भाई पूरे से Q बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, इतने से कितना आएगा? डिवाइडेड बाई 2। मान लो जेईई मेंस में एक बार क्वेश्चन आया, उन्होंने इतना हिस्सा दिया था, बस इतना, ये ऐसे, और ये डायग्राम डिस्टेंस कुछ नहीं दिए थे ना, ये सब दिया, कुछ नहीं दिया, बस उन्होंने ऐसे आर्क बनाया हुआ था, ऐसे, बस इतना इतना, और यहाँ 90 डिग्री लिख दिया था, ठीक, और चार्ज यहाँ दिया था, और इससे पूछा था कितनी फ्लक्स आएगी। अब बताओ कितनी आएगी? तो मुझे लग रहा है आप समझ में तुरंत आ गया होगा कि इमीडिएटली जब आर्क है तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से ही आपको कवर करना है। जब स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना रहे हो, अब पूरी सरफेस से कितनी निकल रही है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपने यहाँ कितना, इस कितने में से पूछा है? 1/4, तो डिवाइडेड बाई 4। बात समझ रहे? तो कभी भी आर्क दिया जाए कि एक आर्क से कितनी निकल पास हो रही, तो हमेशा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाओ। सिमिलरली अब जो आपका क्वेश्चन है, स्क्वायर दिया जाए, रेक्टेंगल दिया जाए, तो हमेशा क्यूब या क्यूबॉइड बनेगी गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉसियन सरफेस तो हमें 3D में बनानी है, और 3 डायमेंशन में स्फेरिकल सिमेट्री या तो बनेगी या क्यूबॉइड, इसके अलावा कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं होगा। तो अब अगर आप देखो तो 10 सेंटीमीटर साइड दी है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक फेस क्यूब का स्क्वायर दिया हुआ है, तो अब उसको चार्ज को एनक्लोज करो। तो मैं आसान, ये समझ में आ गया ना सबको? ये दिमाग में बिठाना अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो अब क्या काम करो, स्क्वायर, एक फेस पहले स्क्वायर बनाएंगे हम लोग,
देखो आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये स्क्वायर है जिसकी साइड दी गई है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और ये सेंटर है, यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, सेंटर पे क्यू चार्ज है। तो आप खुद देखो, सेंटर पे क्यू चार्ज है, कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा पूरे से, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स passes through cubic Gaussian surface, ठीक है। टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपसे पूरे से नहीं पूछा है, आपको केवल इतना हिस्सा दिया हुआ था, ये वाला स्क्वायर बनाया हुआ था उन्होंने, ये, और इससे पूछा था यहाँ चार्ज था, ठीक। तो हमने क्या किया, एक फेस दिया हुआ है, उसको पहले क्यूबिकल गॉसियन सरफेस से कवर किया, क्योंकि बिना कवर किए आप कभी भी फ्लक्स नहीं निकाल सकते हो। हमेशा गॉस थ्योरम क्या कब लगाओगे, जब चार्ज को एनक्लोज करोगे। क्लियर। तो ये दिमाग में भी रखो, क्यों ऐसा होगा, 3D में इमेजिन भी करो। जब भी स्क्वायर नीचे दिया हो क्यूब बना लो, रेक्टेंगल दिया हो तो क्यूबॉइड बना लो, ठीक। अब एक फेस से फ्लक्स पूछा है, हमारे क्यूब या क्यूबॉइड में कितने फ्लक्स होते हैं, तो मैंने बताया भी था कि जिस रूम में बैठे हो उसमें गिन लो। एक फेस ये, जैसे मेरे कमरे में बैठते हो तो जो ग्रीन बोर्ड है वो एक दीवार हो गई, एक फेस, उसके ऑपोजिट एक हो गया, एक लेफ्ट साइड वॉल हो गई, एक राइट साइड, एक सीलिंग वाली हो गई और एक फ्लोर, 6 फेसेस हो गए। तो आपका जो फ्लक्स निकलेगा वो 6 फेसेस से तो निकलेगा, लेकिन हमें कैलकुलेट एक फेस से करना है। क्या करोगे, तो टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट निकल रहा, एक फेस से 6। आगे समझ में, फिर रिपीट कर रही हूँ। अगर एक कॉर्नर से पूछते कितना होता, 8 कॉर्नर्स हैं, 8 से टोटल निकल रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिंगल कॉर्नर से डिवाइडेड बाय 8। एक फेस के एक कॉर्नर से पूछ लेते तो एक फेस से कितना निकला, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बाय 6, और एक फेस में 1 2 3 4 4 कॉर्नर्स हैं, तो एक फेस के एक कॉर्नर से कितना पास हुआ, तो एक फेस से टोटल पास हुआ 1/6, और उसमें भी 4 कॉर्नर हैं तो 1/4 और हुआ, तो नीचे 4 से और डिवाइड करोगे तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाय 24। बात समझ में आ गई। ये मैंने सारे जिस दिन आपको फ्लक्स पढ़ाया था उस समय क्वेश्चन भी कराते समय भी और पढ़ाते समय भी ये क्वेश्चन इस टाइप के समझाए थे, आज फिर दोबारा क्लियर करा दिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, किसी भी ज्योमेट्री में आपको अगर क्यू चार्ज दिया गया है तो आप पहले पूरा दिमाग लगा के सोचो कि इसको गॉसियन सरफेस इमेजिनरी किस शेप की लेनी है। आर्क में कितना भी छोटा आर्क दें, तुरंत क्या बना दो, उसकी रेडियस नापो सेंटर से, सेंटर पे चार्ज होगा, आप नाप लो और तुरंत कंपास से सर्कल पूरा कर लो, स्फेरिकल सिमेट्री बना लो। उससे फिर देखो कि टोटल से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट पास हुई तो आपका कितना पार्ट आर्क है। अगर उसका हाफ है सेमी सर्कल तो डिवाइडेड बाय 2, 1/4 है डिवाइडेड बाय 4, 1/6 है, 1/8 है, वो आपको ड्रॉ करोगे तो पता लग जाएगा कि आर्क का कितना पार्ट है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। आगे समझ में आओ। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका, वो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 18, 19 नोट करो, पढ़ो फटाफट। 19 में कराती हूँ। और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में प्लस कॉम्पिटिशन्स में, नीट में, जेईई मेंस में भरे पड़े हैं ऐसे क्वेश्चंस। फ्लक्स का कंसेप्ट जब क्लियर होगा तब आप कर पाओगे। तो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में हर लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 देखो, 19 उन्होंने क्या कहा है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 8 सेंटीमीटर एज। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। अब ये तो कर ही लोगे ना, क्यूबिक गॉसियन सरफेस से क्यू दिया गया है, ये गिवन है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछी गई है, साइड दी गई है, भाई साइड का कोई लेना देना नहीं, ये तो केवल
आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई। जब सरफेस हमें दी है तो क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, इसमें बहुत बच्चे गलती करने लगते हैं, वो फॉरन सरफेस एरिया निकालने लगते हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकली क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर भी तो है, प्रूव हो चुका है। तो जब हमें चार्ज दिया है तो इससे लगाओ भाई, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज आपको दिया है, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। बात समझ में आ गई? आप कैलकुलेट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस, और नेगेटिव में दिया है इनवर्ड फ्लक्स। नेगेटिव मीन्स इनवर्ड फ्लक्स, पॉजिटिव मीन्स आउटवर्ड फ्लक्स। टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गाउसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, ए पार्ट, इफ द बी पार्ट, ए पार्ट है, इफ द रेडियस ऑफ द गाउसियन सरफेस वर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, ये बी पार्ट है। देखो याद आया कुछ मैंने थ्योरी में क्या समझाया था पढ़ाते समय, रिकॉल कर लो, देखो याद आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट, उन्होंने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज रखा है, और उससे फ्लक्स दी गई है, इनवर्ड फ्लक्स। इनवर्ड फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, ये एरो अंदर मत लगाना, ठीक है, हमेशा एरो बाहर लगाते हैं, अंदर नहीं शो करते हैं। ऐसे इनवर्ड फ्लक्स दी है, तो इनवर्ड फ्लक्स आपकी ए पार्ट में दी गई है, इसकी वैल्यू है, ये लिखे दे रही हूं मैं। इनवर्ट फ्लक्स उन्होंने दी है -10⁻³ -10⁻³ कूलम न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। अब उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि इसकी रेडियस डबल कर दी गई। देखो ये लो, अब मैंने रेडियस इस स्फीयर की डबल कर दी, एरो बाहर बनाना, ठीक है, बिठा रही मैं, रेडियस डबल कर दी। तो देखो पॉइंट चार्ज से जितनी लाइंस पहले इनवर्ड थी, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब भी तो उतनी इनवर्ड है, उनमें कहाँ चेंज आया। और ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से कंक्लूजन मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द कंडक्टर, साइज ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ देखो साइज डबल हुआ, शेप नहीं, शेप तो स्फेरिकल ही रही। पहले की रेडियस 10 सेंटीमीटर थी, उन्होंने कहा रेडियस डबल कर दी, लेकिन जितना फ्लक्स पहले से निकलेगा उतना ही तो बाहर निकलेगा। और ना, और अगर इस क्वेश्चन में आपको कह देते कि स्फेयर की जगह रेक्टेंगल कर दिया, उसके बाहर उसकी साइड दे दी, साइड्स दे दी, या स्क्वायर दे दिया, क्यूब दे दिया, क्यूबॉइड दे दिया, पॉइंट चार्ज की वैल्यू जब तक आप चेंज नहीं करोगे तब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा क्या होता है, डिपेंड किस पे करता है, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एज वेल एज साइज ऑफ द कंडक्टर। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना तो शेप पे डिपेंड करता है ना साइज पे। तो अब यहाँ हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 अपॉन इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2। तो भाई पहले भी चार्ज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, अब भी चार्ज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो 1:1 हो गया। चाहे तो ऐसे मैथमेटिकल लिखो, चाहे मैंने जो बताया वो लिखोगे, सिंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड साइज ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि यहाँ साइज चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड साइज ऑफ द कंडक्टर, और जब साइज ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब 1:1 रेशियो कांस्टेंट है, या फिर मैथमेटिकली आप प्रूव करो। अब पार्ट नंबर 2 देखो, बी पार्ट में उन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पूछा है, तो phi e इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू कितना है, phi e टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अब phi e नेगेटिव में है, 10⁻³ +3,
और एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। तो ये हमारा चार्ज कितना निकल के आया 8.85 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम, या हम क्या लिख सकते हैं -8.85 नैनो कूलम। अब देखो अगर आपने इनवर्ड फ्लक्स को माइनस के साथ नहीं लिखा तो यहाँ साइन गलत हो जाएगा आपका और आधा नंबर कट जाएगा तुरंत। क्लियर है कि नहीं? तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव है या आउटवर्ड्स है तो चार्ज पॉजिटिव आएगा, और अगर वो लिखते हैं इनवर्ड है तो चार्ज नेगेटिव आएगा। अब अगर वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव या नेगेटिव देते ही नहीं है, ठीक, आपसे ये कहते हैं एक सरफेस से पास हो रहा है, तो पास तो अंदर से बाहर जाएगा तो भी पास होगा, और बाहर से अंदर आएगा यानी आउटवर्ड्स और इनवर्ड फ्लक्स दोनों ही सरफेस से पास होंगे। ऐसे केस में आप केवल साइन नहीं लिखोगे, केवल पॉजिटिव मान के चलोगे, और क्यू का मैग्नीट्यूड जो भी है वो लिखो और आगे लिख सकते हो इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर इनवर्ड फ्लक्स दिया है तो इनवर्ड फ्लक्स बिल्कुल ढंग से याद रखना है। हमेशा क्या देना है आपको, इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव लेना है और नेगेटिव में चार्ज नेगेटिव आएगा। तो हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्या क्या निकले, ये बार बार रिवाइज कराती हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी भी ना तो शेप पे डिपेंड करेगा ना साइज पे। अब इस क्वेश्चन में आपका साइज डबल हुआ, ये क्वेश्चन यही बहुत बार बोर्ड में आया, और आपका जो अभी फर्स्ट टर्म के एग्जाम होंगे इस टाइप का क्वेश्चन सबके स्कूलों में होगा कि उन्होंने रेडियस डबल्ड कर दी, रेडियस ट्रिपल्ड कर दी, फ्लक्स का रेशियो क्या है, या इनिशियल फ्लक्स दे दी और उन्होंने कहा रेडियस ट्रिपल कर दी तो कितनी फ्लक्स होगी। बच्चे 90% गलत करते हैं कि 3 टाइम्स हो जाएगी, कि एरिया बहुत बड़ा हो गया। छोटे एरिया से फ्लक्स जितनी निकल रही बड़े से और बड़ी निकलेगी, बड़े से ज़्यादा नहीं निकलेगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट हो रही, चार्ज से, या एंटर कर रही चार्ज में, समझ रहे हो। तो भाई छोटी सरफेस होगी तो वो पास पास होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंस होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बड़ा एरिया ले लिया भाई, दूर दूर स्कैटर्ड होगी, लेकिन रहेंगी तो उतनी ही। 100 वॉट का बल्ब है, उससे जितनी ल्यूमिनस फ्लक्स, जितनी लाइट की वेव्स निकलेंगी वो हमेशा उतनी ही निकलेंगी। मैटर ये करता है कि आप पास में कॉपी रख के देख रहे हो तो आपको लाइट बहुत पड़ेगी, दूर करो कम होगी, और दूर करो कम होगी, और दूर करते चले जाओ तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी दूर दूर होने पे कम होती जा रही है। लेकिन उससे 100 वॉट के बल्ब से जितनी लाइट निकल रही है रेज, उतनी तो उतनी ही निकलेगी। सेम चीज़ यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज से जितनी फील्ड लाइन बाहर निकल रही है हमेशा उतनी निकलेंगी जब तक क्यू की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। नेगेटिव में एंटर करेंगी हमेशा उतनी ही फील्ड लाइन्स एंटर करेंगी, ठीक है। तो ना तो साइज पे डिपेंड करती है फ्लक्स, ना शेप पे, इट डिपेंड्स ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विच इज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ये बिल्कुल कंसेप्ट रट लो, बिल्कुल इस पे समझ के, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल आए हैं। आगे समझ में, क्वेश्चन नंबर पढ़ोगे आप 21। क्लियर है?